ये परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंक के साथ अपना रिश्ता बनाए रखेंगे। साथियों, क्या आप जानते हैं राजीव गांधी के लाडले सोनिया के भाई राहुल और प्रियंका के मामू कहे जाने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने आज से 4 दशक पहले नौसिखिए रूप में राजनीति में कदम रखा था और अपने पहले ही चुनाव में विपक्ष के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री को इतने भारी बहुमत से हराया था कि उस नेता ने राजनीति से ही संन्यास ले लिया था। लेकिन साथियों, किस तरह जया बच्चन भाभी, देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी, जैसे कि उन्होंने खुद को इलाहाबाद की नई बहू बताते हुए मुंह दिखाई में वोट मांगा था। और जब प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन का रोड शो शहर में जामसेनगंज में पहुंचा, तब वहां पहले से मौजूद कुछ लड़कियों के काफिले ने आने से पहले अमिताभ के स्वागत में अपने दुपट्टे सड़क पर बिछा दिए थे। और कैसे अमिताभ ने अपने ही प्रतिद्वंदी हेमवंती नंदन बहुगुणा से चुनाव जीतने का आशीर्वाद लिया और चुनाव इस कदर जीता कि मतगणना के दौरान अमिताभ बच्चन के 4000 वोट रद्द हो गए। दरअसल ये अमिताभ की उन लेडी फैंस के वोट थे जिन्होंने मतपत्र पर मोहर के बजाय लिपस्टिक वाले किस मार्क लगाकर वोट डाला था। मगर फिर भी अमिताभ बच्चन को करीबन 68% वोटिंग मिली थी, जिससे बहुगुणा जी को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। दरअसल 80 के दशक में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन के दोस्त राजीव गांधी के कहने पर ही राजनीति में कदम रखा था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही अमिताभ को लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए कह दिया। तो आखिर वो कौन सी गलतफहमी थी जिसने राजीव और अमिताभ की गहरी दोस्ती में दरार डाल दी, और आखिर क्यों अमिताभ ने राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया था? जानेंगे बॉलीवुड के शहंशाह के राजनीतिक सफर की ऐसी ही कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। लेकिन उससे पहले नए दर्शक प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 80 के दशक में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को भारतीय राजनीति के जय वीरू के नाम से नवाजा जाता था। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि अमिताभ और राजीव गांधी की नजदीकियां इतनी थी कि कई बार सरकार के कुछ अहम फैसले भी अमिताभ बच्चन से मशवरे के बाद लिए जाते थे और राजीव की सिर्फ एक आवाज पर अमिताभ ने एक्टिंग छोड़ राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया था। लेकिन साल 1984 के उस ऐतिहासिक इलेक्शन के बारे में जानने से पहले हमें घड़ी के कांटे को उल्टी दिशा में घुमाकर राजीव और अमिताभ के बचपन की एक झलक देखनी होगी। साल था 1946। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन काफी अच्छी सहेलियां थीं, इसलिए 11 अक्टूबर के दिन तेजी ने गांधी परिवार को अपने बेटे अमिताभ की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। 4 साल के अमिताभ और 2 साल के राजीव की पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों की दोस्ती गहरा गई, क्योंकि राजनीति में होने के नाते तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। यहाँ तक कि गर्मियों की छुट्टी में कई बार बच्चन परिवार भी राजीव गांधी के यहाँ जाया करते थे और अमिताभ बच्चन को इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी। बताया जाता है कि साल 1967 में जब राजीव गांधी की शादी को लेकर कांग्रेस पार्टी में विवाद चल रहे थे, उस वक्त राजीव ने अपनी होने वाली पत्नी सोनिया को भी भारत बुलवा लिया था। लेकिन भारत आकर सोनिया कहां रुकती, इसलिए तेजी बच्चन ने सोनिया के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए और दोनों परिवार के बीच की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। अमिताभ गांधी परिवार के इतने करीब आ चुके थे कि सोनिया गांधी उन्हें अपना भाई मानती थीं, वहीं राहुल और प्रियंका उन्हें मामू कहकर बुलाते थे। शायद इसलिए इमरजेंसी के दौरान भी अमिताभ बच्चन चुप्पी साधे हुए थे, जिसके लिए उन्हें फैंस का कटाक्ष भी सहना पड़ा था। खैर, साल 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तब उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेकर देश की बागडोर को संभाला था। लेकिन हर किसी को यहां शंका थी कि भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री कहे जाने वाली इंदिरा गांधी के जूतों में कोई नौजवान कैसे पैर रख सकता है, और वो भी एक ऐसा युवक जिसने महज कुछ सालों पहले राजनीति में कदम रखा था। ऐसे में अगला चुनाव राजीव गांधी के लिए काफी अहम था,
क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर विपक्ष में अलग अलग पार्टीज बनाकर बैठे थे और 1984 का वो चुनाव उनके लिए सत्ता में आने का एक सुनहरा अवसर था। वैसे ही एक नेता थे हेमवंती नंदन बहुगुणा, जो कि कांग्रेस की तरफ से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन 1980 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में हेमवंती नंदन बहुगुणा ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसे उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता था और पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट था। ऐसे में राजीव गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा के सामने किसी दिग्गज राजनेता को खड़ा करने के बजाय अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद के चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। उस वक्त भी हमारे बिग बी बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। हालांकि उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने अपने बने बनाए फिल्मी करियर को छोड़ चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसकी खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में शोरगुल मचने लगा। क्योंकि जहां एक तरफ राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के बेहद लोकप्रिय नेता बहुगुणा जी थे, वहीं दूसरी तरफ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, जिनका क्रेज पूरे देश में था। वरिष्ठ पत्रकार शेखर कहीन बताते हैं कि 27 नवंबर 1984 का दिन था। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद आए और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आने की खबर सुनकर शहर में अपार जनसमूह इकट्ठा होने लगा। कलेक्ट्री में जहां उन्हें पर्चा दाखिल करना था, वहां भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर कलेक्टर भी वहां मौजूद थे। अमिताभ की एक झलक पाने के लिए वहां हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग इतने ज्यादा थे कि उन्हें काबू करना प्रशासन के लिए नामुमकिन हो रहा था। दर्जनों लोग बस पर चढ़ते गए और हालात ऐसे हुए कि बस की छत ही चिपक गई। आसपास के पेड़ों पर इतने लोग चढ़े कि डालियां टूटकर गिर गईं, जिसके साथ ऊपर चढ़े लोग भी नीचे गिर गए। कलेक्ट्री की मजबूत दीवार को जनसमूह ने धक्के मारकर तोड़ दिया। पर्चा भरने के बाद अमिताभ बच्चन 7 मीटर ऊंचे मंच पर चढ़े और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोले, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, और हर तरफ तालियों की गूंज उठी। फिर उन्होंने भाषण दिया। इलाहाबाद के लिए अमिताभ बच्चन की नीयत बहुत साफ थी, लेकिन उन्हें राजनीति का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। इसलिए चुनाव प्रचार में हर जगह अमिताभ रटे रटाए 5 या 6 वाक्य बोलते थे। साथ ही चुनाव जीतने के लिए कई फिल्मी हथकंडे अपनाकर उन्होंने डायलॉग बाजी करना भी शुरू कर दिया। जैसे कि एक सभा में अमिताभ ने कहा था, मुझे वोट दें क्योंकि मेरा खाता साफ है, कोई एंट्री नहीं है। इलाहाबाद के चुनाव को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा बताती हैं, उस चुनाव में बच्चन अपना रोल नहीं बदल पाए। वो आखिरी तक यही समझते रहे कि वो फिल्म स्टार हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में बंद कमरे से चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई अजिताभ के हाथों में दे दी थी, जो रोज सुबह सर्किट हाउस के बाहर से पत्रकारों को भगाने का काम करते थे। बताया जाता है कि शुरुआत में अमिताभ शर्तिया यानी सट्टा बाजार में चुनाव हार रहे थे, लेकिन उनके पक्ष में हवा तब बदली जब जया बच्चन प्रचार में कूदी। उन्होंने भाभी देवर और मुंह दिखाई वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी। जैसे कि उन्होंने खुद को इलाहाबाद की नई बहू बताते हुए मुंह दिखाई में वोट मांगा था। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ भी राजनीति के दांवपेच सीखने लगे थे। इसी बीच एक दिलचस्प किस्सा तब हुआ था जब प्रचार के दौरान एक दफा हेमवंती नंदन बहुगुणा और अमिताभ बच्चन का काफिला टकरा गया। कार रुकवाकर दोनों अपनी गाड़ियों से बाहर उतरे। अमिताभ बच्चन ने बहुगुणा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुगुणा जी ने हाथ उठाया और कहा कि जिस क्षेत्र में हो उसमें तुम्हारी तरक्की हो। अमिताभ ने कहा, नहीं, मैं आपके आशीर्वाद चुनाव जीतने के लिए चाहता हूं। बहुगुणा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा ना, आप अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करें। अमिताभ बच्चन मुस्कुराकर बोले, मैं इस समय राजनीति के क्षेत्र में हूं और समझता हूं आपने मुझे इसी क्षेत्र में सफलता के लिए आशीर्वाद दिया है। ये कहकर अमिताभ बच्चन वहां से निकल पड़े। उस वक्त एक और किस्सा पूरे देश में वायरल हुआ था। दरअसल प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन का रोड शो जब शहर के जामसेनगंज में पहुंचा, तब वहां पहले से मौजूद कुछ लड़कियों ने काफिले के आने से पहले अमिताभ के स्वागत में अपने दुपट्टे सड़क पर बिछा दिए थे। लेकिन जब अमिताभ वहां पहुंचे तो उन्होंने सड़क पर दुपट्टे देखकर तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाया और रिक्वेस्ट करके सभी दुपट्टे हटवा दिए।
यानी उनका वाहन किसी भी लड़की के दुपट्टे पर से नहीं गुजरा। इसी से पता चलता है कि अमिताभ कितने साफ दिल से इलेक्शन लड़ रहे थे। दूसरी तरफ हेमवंती नंदन बहुगुणा की छवि अमिताभ के फैंस की भीड़ के सामने कमजोर पड़ती दिख रही थी। खैर, फिर आया वो दिन जब चुनावी रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, जहां एक तरफ इंदिरा गांधी की मौत से राजीव गांधी को काफी सहानुभूति मिली और 514 लोकसभा सीटों में से 404 सीटों पर जीत हासिल कर राजीव भारी बहुमत से भारत के प्रधानमंत्री बने। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद की जनता ने हमारे एंग्री यंग मैन पर इतना प्यार लुटाया कि अमिताभ बच्चन ने 1,87,000 वोटों से हेमवंती नंदन बहुगुणा को चुनावी मैदान में मात दे दी। हालांकि यहाँ एक मजेदार किस्सा ये है कि काउंटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के 4,000 वोट रद्द हो गए थे। दरअसल ये अमिताभ के उन लेडी फैंस के वोट थे जिन्होंने मतपत्र पर मोहर के बजाय लिपस्टिक वाले किस मार्क लगाकर वोट किया था। मगर फिर भी अमिताभ बच्चन को करीब 68% वोटिंग मिली थी, जिससे बहुगुणा जी को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया, जबकि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लोकसभा सांसद बन गए। हालांकि करिश्माई जीत पर सवार राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का रंग 2 साल के भीतर ही फीका पड़ने लगा। बोफोर्स घोटाले का बवाल मचा और बेकसूर होने के बावजूद खुद पर उठती उंगलियां देखकर अमिताभ ने राजनीति से हमेशा के लिए तौबा कर ली, जबकि घोटाले के दाग ने राजीव को सत्ता से बेदखल कर दिया और असमय मौत ने उन्हें राजनीति में वापस कदम रखने का मौका ही नहीं दिया। वहीं अमिताभ ने अभिनय के लक्ष्मण रेखा में खुद को समेट लिया। अमिताभ बच्चन के इस्तीफे का ब्यौरा देते हुए राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले माखनलाल फोतेदार अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। अमिताभ राजीव जी से मिलने आए थे। करीब 2:45 पर उनकी बात शुरू हुई थी। सफेद कुर्ता पजामा पहन अमिताभ काफी अच्छे लग रहे थे। प्रधानमंत्री के घर 7 रेस कोर्ट रोड में जब ये लोग बैठे तो राजीव ने कहा, फोतेदार जी चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें। मैं स्तब्ध था क्योंकि इस बारे में दोनों से ही मेरी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे में अमिताभ ने जवाब दिया कि अगर वो चाहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उसी वक्त अमिताभ जी ने इस्तीफा लिखकर स्पीकर को भिजवा दिया। इस तरह इस घोटाले ने अमिताभ और राजीव की बचपन की दोस्ती में दरार डाल दी। हालांकि यहाँ गौर करने वाली ये बात भी है कि अमिताभ और राजीव दोनों में इसमें कोई इस घोटाले में आरोपी नहीं था। जी हाँ, जहाँ स्कैम को लेकर चल रहे कोर्ट केस में स्वीडिश पुलिस चीफ की गवाही के बाद अमिताभ को क्लीन चिट मिल गई थी, वहीं घोटाले का कोई भी सबूत कार्रवाई राजीव की तरफ नहीं ले गया, क्योंकि राजीव खुद इस घोटाले से अनजान थे। लेकिन अमिताभ और राजीव की दोस्ती पहले जैसी हो पाती, उसके पहले ही राजीव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब तक सोनिया भी अमिताभ को राखी बांधना छोड़ चुकी थी और हालांकि जब बच्चन परिवार के घर की आर्थिक तंगी ने दस्तक दी, तब समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने उनकी मदद के लिए जया बच्चन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गईं, जहां उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी ने संभाली थी। ये वही दौर था जब बच्चन और गांधी परिवार के रिश्तों में आई खटास की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। अपने रिश्ते को लेकर हमेशा खामोश रहने वाले दोनों परिवार ने बिना नाम लिए एक दूसरे को ताना देना शुरू किया। का एक्सपीरियंस है, ये मैं देख चुकी हूँ। जब अमिताभ जी और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में थे, बहुत भारी संख्या से जीतने के बावजूद किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। गांधी परिवार 40 साल से राजनीति में है। भारत के लोग जानते हैं कौन किसको धोखा देता है, किसने कौन काम करता है, कौन धोखा देता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं। इस दौरान सियासी मैदान में अमिताभ ने अपनी बीवी को सपोर्ट तो किया, लेकिन खुद कभी राजनीति की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। मगर बातों बातों में एक बार उन्होंने गांधी परिवार को लेकर अपने मन की भावनाओं को प्रकट जरूर किया था। इस परिवार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकते।